गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखिए, अभी तक रिफ्रैक्शन में अपन ने बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ लिया है, जस्ट लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन एंड स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, वो भी किस में? वेक्टर फॉर्म में। तो ऐसा ही हम ऑलरेडी रिफ्लेक्शन में भी पढ़ चुके हैं वेक्टर फॉर्म में। सो यहाँ पे देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म, इसमें भी दो लॉ होते हैं। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्शन डज नॉट चेंजेस द क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर कि ये आपका बाउंड्री है मीडियम, ये एक मीडियम हो गया और ये दूसरा मीडियम हो गया। इस पर लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, तो ये अपना इंसिडेंट रे आई एंगल पे और ये अपना रिफ्रैक्टेड रे आर एंगल पे रिफ्रैक्ट हो गया। तो देखिए आपको जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ये कौन से क्वाड्रेंट में शो कर रहा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में शो कर रहा है। अब यहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है, सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो नहीं, ये देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ जा रहा है? ये इधर जा रहा है ना। तो जो इंसिडेंट रे है वो भी कौन से क्वाड्रेंट में होता है? इस डायग्राम में फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्शन डज नॉट चेंजेस द क्वाड्रेंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दोनों जो रे है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा रे है उसमें क्या है कि बेसिकली ये जो है ना स्नेल्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। तो आप जानते हो कि हम तीन यूनिट वेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं। वहाँ पे डिफ़ाइन करते थे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे क्या डिफ़ाइन होगा? ई आई कैप को अपन मान लेते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एन कैप क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, एंड ई आर कैप यहाँ पे हो जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायग्राम गिवन है, ये है आपका μ1 और ये है μ2। यहाँ से ऐसे देखिए ई आई कैप आया और इसने यहाँ पे एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, कितना? θ1। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐसे रिफ्रैक्टेड रे चला गया और ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा। ठीक है, तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर ई आई कैप क्रॉस एन कैप। ठीक है, ध्यान देखिएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म में हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते थे, बट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन जानते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, और थीटा क्या होता है? उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो सबसे पहले हम इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मॉड ऑफ ई आई कैप क्रॉस एन कैप को क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ई आई कैप इंटू मॉड ऑफ एन कैप इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो देखिए ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट एंगल थीटा नहीं है, इनके बीच का एंगल थीटा नहीं है। एक्चुअली में इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा, डेट इज़ पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन पाई माइनस थीटा। अब जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो देखिए ई आई कैप का मॉड तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, एन कैप का भी मॉड 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट इक्वेशन मिल गया क्या? मॉड ऑफ ई आई कैप क्रॉस एन कैप दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, तो मॉड ऑफ ई आर कैप डॉट एन कैप को क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ई आर कैप इंटू मॉड ऑफ एन कैप इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एन कैप है और ये आपका ई आर कैप है, तो इसके बीच का जो एंगल है देखिए, अब ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस अल्फ़ा, तो क्या लिखेंगे? ई आर कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? μ1 मॉड ऑफ ई आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू μ2 मॉड ऑफ ई आर कैप क्रॉस एन कैप। ठीक है, तो ये है अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म। अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपने पास इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इफ़ ई आई वेक्टर गिवन है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, ये यूनिट वेक्टर नहीं गिवन है, ये एक वेक्टर गिवन है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो हम ई आई कैप यहाँ से फाइंड कर लेंगे जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन के केस में फाइंड करते थे। तो ई आई कैप वेक्टर कितना आ जाएगा? ई आई वेक्टर
अपॉन मॉड ऑफ ई आई वैक्टर, ठीक है। अब देखिए जो बाउंड्री है ना वो एक्स जेड प्लेन में है और उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है वो किस डायरेक्शन में, y ग्रेटर देन 0, ठीक है, में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, मतलब एक मीडियम है, और y लेस देन 0 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √5/2, यानी जो नॉर्मल है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम एन कैप को क्या लिख सकते हैं, जे कैप, ठीक है। तो ये बात तो अपने को समझ में आ गया। तो हमको ई आर कैप फाइंड करना है, तो मान लेते हैं कि जो ई आर कैप है वो बेसिकली क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अगर ए और बी का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो अपने को ई आर कैप मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि μ1 इंटू मॉड ऑफ ई आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू μ2 इंटू मॉड ऑफ म्यू आर कैप क्रॉस एन कैप। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो मतलब कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√5, ठीक है। अब ये 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। अब जे और जे क्या हो जाएगा 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेट इज़ इक्वल टू μ2 डेट इज़ √5/2। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आई और जे क्या हो जाएगा, के कैप, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, प्लस जे और जे 0 हो जाएगा, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर आया है ए इज़ इक्वल टू प्लस 2/5, ठीक है। ए फाइंड कर लिया, अब अपन को बी फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सो बेसिकली जो ई आर कैप है वो क्या है, वो एक यूनिट वैक्टर है ना, तो मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज़ अ यूनिट वैक्टर। तो अगर ये यूनिट वैक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप पुट कर लेते हैं, तो 2/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/25 प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b कितना आ जाएगा √21/5, ठीक है। तो यहाँ से हम ई आर कैप को क्या लिख देंगे 2/5 आई कैप प्लस √20/5 जे कैप। अब देखिए यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो ये आंसर लिख के चले जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता है। डेट मीन्स कि यूनिट वेक्टर ई आई कैप और आर कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ये जो अपना यूनिट वेक्टर है ई आई कैप वो दोनों कौन सा है, माइनस आई कैप और माइनस जे कैप में है। तो अपना जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ई आर कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा -2/5 आई कैप -21/5 जे कैप। तो ये जो लास्ट है स्टेप, इसको करना ना भूले, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फाइनल आंसर ई आर कैप इज इक्वल टू -2/5 आई कैप -√21/5 जे कैप एज रिफ्रैक्शन डज नॉट चेंजेस द क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट एक्स वाई इज़ द बाउंड्री, मीडियम 1 जो है वो जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। नहीं, जेड एक्स वाई बाउंड्री है तो उस पर जो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। तो हम एन कैप को क्या मान लेते हैं, के कैप, ठीक है। और एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3। A ray of light in medium 1 given by a vector this, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2, ठीक है। ओके, तो ई आई वैक्टर यहाँ पे गिवन है, वो कितना गिवन है 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप -10 के कैप। अपने को क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में μ1 गिवन है, μ2 गिवन है, हमको r का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर सोचिए i मिल जाए अपने को तो r तो मिल जाएगा स्नेल्स लॉ से, ठीक है। तो बेसिकली हम i फाइंड करते हैं। तो i फाइंड करने के लिए दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना आपको आता ही है। कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हम हमेशा उसका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखिए ये है अपना n वेक्टर और मान लीजिए कि ये है आपका ई आई वेक्टर, ठीक है। तो यही होता है i, है ना। तो इसके इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो क्या होगा, पाई माइनस आई। तो चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। सो ई आई वैक्टर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई आई वैक्टर इंटू एन वैक्टर इंटू कॉस पाई माइनस आई,
ठीक है। अब जब इन दोनों का हम क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको और इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो के क्रॉस ये क्या हो जाएगा, -10 ओनली, ठीक है। और मॉड ऑफ ई आई वैक्टर, ये मॉड ऑफ ई आई वैक्टर देखिए √6√3 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका जब आप मॉड निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। एन वेक्टर का मॉड तो 1 है। कॉस पाई माइनस आई को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस आई, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कॉस आई क्या आ गया 1/2, तो यहाँ से आई लिख सकते हैं कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो अपने को आई मिल गया, तो अब क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो, ठीक है। तो क्या बोलता है μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो μ1 है आपका √2 साइन आई, साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2, μ2 आपका कितना है √3 इंटू साइन आर, √3 कैंसिल हो गया, √2 से 2 टाइम्स जाएगा, तो साइन आर इज इक्वल टू 1/√2, तो आर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें प्रोसेस सेम होगा, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग मूव करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन की वजह से कैसे इमेज फॉर्म होता है वो देखते हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हो कि कोई भी इमेज फॉर्म होने के लिए क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे बहुत सारी रेज निकलती है, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद या रिफ्रैक्शन होने के बाद हमारे आइज़ में इंटर करती है, ठीक है। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, उसका इमेज दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सो बेसिकली अब अपन देखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस। यहाँ पे मान लीजिए कि ये अपना बाउंड्री है, ठीक है। इसके ऊपर एक मीडियम है, उसके नीचे दूसरा मीडियम है। ऊपर मान लेते हैं ये आपका एयर है और ये नीचे वाटर है, तो ये अपना रेयरर मीडियम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। अब देखिए, पानी के अंदर ना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो, या डिस्टेंस बोल सकते हैं, सरफेस से, सरफेस मतलब बाउंड्री से जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहे हैं, एक्चुअली में कितने नीचे रखा हुआ है, डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकली होता है, बकेट में वाटर है तो उसका जो बेस एक्चुअली हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है अभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जर्वर है, ये उसकी आइज़ है, ठीक है। ये इसको देखेगा, तो उसको देखने के लिए एक्चुअली में क्या होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज निकलेगी और वो उसके आई में एंटर करेगा और आई के अंदर वहाँ पे इमेज इसका फॉर्म होगा। बट एंटर करने से पहले क्या हो रहा है, इसका पाथ डिस्टर्ब हो जा रहा है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए ये जो नॉर्मल वीविंग है, नॉर्मल वीविंग है मतलब कि हम ऐसे परपेंडिकुलरली देख रहे हैं उस मतलब कि आई और ऑब्जेक्ट एकदम एक दूसरे के नियरली क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसमें भी ये सारे चीज़ें पैरा एक्सियल रे अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब ये फॉर्मूला जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पैरा एक्सियल रेस के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब ये जो लाइट यहाँ पे मैं शो करूँगा वो नॉर्मल के बहुत ही पास होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है ना आई आर, ये सब वेरी स्मॉल होंगे, ठीक है। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट निकली, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे निकली, ये अब ये मीडियम होमोजीनियस होता तो ये डायरेक्ट आई में इंटर कर जाती, लेकिन एक्चुअली में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे आपका ये है नॉर्मल, ठीक है। तो ये एंगल आई हो गया। अब देखिए, जो लाइट है ना वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये लाइट को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे अवे बेंड हो जाता है, ये ऐसे गया और आई में एंटर कर गया। तो आई को क्या लगेगा कि ये लाइट यहाँ से ना आके इसको पीछे एक्सटेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, तो उसको क्या लगेगा कि ये लाइट यहाँ से जा रही है। अब देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट चाहिए, है ना, दो रिफ्रैक्टेड रेस की ज़रूरत होती है। तो एक तो लाइट ऐसे सीधा चला गया बिल्कुल परपेंडिकुलरली, है ना, तो
अब इस केस में तो कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा क्योंकि आई ज़ीरो है तो आर भी ज़ीरो हुआ, तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये था और एक दूसरा रिफ्रैक्टेड ये है, ये यहाँ पे कट किया तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो आई को ये ना दिखाई दे के उसको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। तो इसीलिए बकेट वाटर या वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है, हम उसको ऊपर से देखते हैं तो वो उसके एक्चुअल डेप्थ की जगह थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये आई है, ये एंगल आर है, तो देखिए ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ, तो ये जो इमेज है उसका डिस्टेंस है, हम सरफेस से बाउंड्री से कितना डी डैश लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्या लिखेंगे, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। ठीक है, अब देखिए ये एंगल आई है तो क्या ये भी आई होगा, है ना। अब देखिए ये ओ है, ये ए है और इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं बी। तो ये देखिए म्यू 1 साइन आई, अच्छा ये पैरा एक्सियल रे अप्रॉक्सीमेशन है तो साइन आई को क्या मैं tan आई लिख सकता हूँ, क्योंकि आई एंगल है वो बहुत छोटे होंगे, क्योंकि ये सारी रेज ना बहुत ही पास है नॉर्मल के, अपन को समझ में आए इसलिए हम इतने गैप पे दिखा रहे हैं। देखिए तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू 1 tan आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू tan आर। तो tan आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से, ए बी अपॉन ए ओ, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू tan आर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए आई। ठीक है, अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, ए आई अपॉन ओ ए इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। तो ए आई क्या है, डी डैश है, डेट इज़ अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सो डी डैश वो क्या है, वो है एपरेंट डेप्थ और डी जो है वो रियल डेप्थ है, तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई। ठीक है, अब म्यू आर क्या होता है, म्यू आई क्या होता है, यही चीज़ समझना है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है बस वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो डी होगा या डी डैश होगा वो हमेशा कहाँ से मेज़र करेंगे, सरफेस से या फिर बाउंड्री से। ठीक है, जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। हम ऑब्जेक्ट या इमेज से डिस्टेंस मेज़र नहीं करेंगे, हमेशा सरफेस से मेज़र करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई। अब म्यू आर क्या होगा, म्यू आर इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिफ्रैक्टेड रेज, मतलब जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रेज लाई करेंगी उसी को म्यू आर बोलेंगे। ठीक है, और जिस मीडियम में इंसिडेंट रे लाई करेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, म्यू आई। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, एंड दीज फार्मूलाज आर ओनली वैलिड फॉर द पैरा एक्सियल रे अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, इस चीज़ को हम और अच्छी तरह से समझेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एग्जांपल में अपन देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है डी डैश बाई डी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 डायग्राम है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इन ऑल द 3 डायग्राम्स। मतलब देखिए एक बकेट है, इसके अंदर वाटर रखा हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इसके सरफेस से ठीक 10 सेंटीमीटर ऊपर एक ऑब्जेक्ट है एयर में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो जब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर उसको देखेगा, ठीक है, तो एक्चुअली में ये सरफेस से क्या 10 सेंटीमीटर पे ही शो करेगा, क्या होगा वो देखते हैं। तो ठीक है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली कैसे आप सॉल्व करना, बेसिकली अपने को बस ये चीज़ें लिख के आना चाहिए। एक्चुअली में ये सरफेस से कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर पे, तो एक्चुअल जो डेप्थ है वो कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अब देखिए यहाँ है ऑब्जर्वर, यहाँ से ऐसे देख रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी और आइज़ में आएंगी, तो ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट निकलती और ये आइज़ में आएगी। ठीक है, तो अब देखिए आई में आने से पहले उसका रिफ्रैक्शन होगा, तो आपको ध्यान देखिए ये आई जो है ना वो बेसिकली यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए इंसिडेंट रे ये हुआ और रिफ्रैक्टेड रे ये हुआ, तो रिफ्रैक्टेड रे आपको दिख रहा है वाटर में है और इंसिडेंट रे कहाँ है, एयर में।
तो म्यू आर होगा वो वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो म्यू आर किस में है, वाटर में, तो म्यू आर इज इक्वल टू 4/3 एंड इंसिडेंट रे एयर में है तो म्यू आई इज इक्वल टू 1। बस इतना लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व। तो फॉर्मूला लगा देंगे डी डैश बाई डी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई दैट इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से डी डैश कितना आ जाएगा 40/3 दैट इज 13.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि कैसे पूरा, देखिए कैसे इमेज फॉर्म होगा। ये आंखें है ना, यहाँ से हम देख रहे हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पे था, एक्चुअली मैं 10 पे था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऐसे लाइट निकली है ना, अब यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गया। ठीक है, तो अब आई को ऐसा लगेगा कि ये लाइट इसको पीछे एक्सटेंड करेगा यहाँ पे, तो उसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइट रिफ्रैक्शन होके ऐसे जा रहा होगा, तो ये इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। इस डायग्राम में है, अब ऑब्जेक्ट को हम ना डेंसर मीडियम में रख देते हैं, वाटर के अंदर है। अब अपन देख रहे हैं ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ है आपका ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, एक्चुअली में रियली में ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डेप्थ पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, तो डी यहाँ पर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये है आँखें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी और आइज़ में जाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। अब देखिए आप ध्यान से, ये जा रहा है डेंसर से रेयरर, तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा, तो ये अवे बेंड हो गया। इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे है, तो ये आई को लगेगा कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ना यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा आपका डी डैश। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्टेड रे अब यहाँ पर एयर में है, इंसिडेंट रे कहाँ पर है, वाटर में है। तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और म्यू आई हो जाएगा 4/3। फॉर्मूला लगाएंगे, डी डैश बाई डी इज इक्वल टू 1/4/3। तो यहाँ से डी डैश आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर पे था और वो हो गया अब 7.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, मतलब कि जब डेंसर से लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो उसका जो अपरेंट डेप्थ है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड डायग्राम जो है ना, इसमें एक्चुअली में क्या है कि ये दोनों जो डायग्राम था इसमें ऑब्जेक्ट रियल था। ठीक है, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। डैट मीन्स कहीं से ऐसे लाइट आ रही है, अब रिफ्रैक्शन नहीं होता ना, तो वो एक्चुअली में इस ओ पॉइंट पे कन्वर्ज करते। ठीक है, वो भी 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, बट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन वो यहाँ पे कन्वर्ज नहीं करेगी, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें आपको यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि जो इंसिडेंट रे है वो एयर में है और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो किस में होगा, वाटर में होगा। तो म्यू आर क्या हो जाएगा आपका 4/3, क्योंकि म्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिफ्रैक्टेड रेस। ठीक है, तो म्यू आर इज़ 4/3, म्यू आई इज़ 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डी डैश बाई डी इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से डी डैश क्या आ जाएगा 40/3 दैट इज़ 13.3 सेंटीमीटर। वो कैसे फॉर्म होगा वो देख लेते हैं। देखिए एक्चुअली ये इसका पाथ है, अब ना ये कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइट भी ऐसे हो जाएगा, तो ये कुछ यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 से ज़्यादा होगा, इसलिए 13.3 सेंटीमीटर आंसर। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नोट करके कुछ बातें लिखी हुई हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये सरफेस है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही, इमेज भी इधर ही। किसी भी डायग्राम में आप देख लीजिए, सभी डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो सरफेस के एक ही साइड में होगा। और अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल फॉर्म होता है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या रियल इमेज फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे लाइट एक्चुअली में कन्वर्ज कर रही थी। ठीक है, तो ये बात अपन ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि पॉन्ड है, उसमें ना एक फ़िश है।
फिश वो एक्चुअली सरफेस से 48 सेंटीमीटर नीचे है। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है। यहाँ पे एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। यहाँ पे ना एक बर्ड है, बर्ड कितने हाइट पर है सरफेस से 36 सेंटीमीटर पे। देन वी हैव टू फाइंड वेयर विल द फिश अपियर टू द बर्ड। क्या बर्ड को फिश एक्चुअली में 48 सेंटीमीटर नीचे दिखाई देगा सरफेस से या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, कौन देखेगा। देखिए किसको देखना है, फिश को देखना है ना। देखेगा कौन, बर्ड। इसका मतलब फिश से रेज निकल के बर्ड के आइज़ में जाएगी, यही होगा ना। तो ये फिश से रेज निकली और वो बर्ड के आइज़ में गया, लेकिन वो जाने से पहले डेंसर से रेयर जा रहा है, तो यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल जो डेप्थ है वो कितना है 48 सेंटीमीटर। तो जो डी है वो कितना है 48 सेंटीमीटर। अब रिफ्रैक्टेड रे एयर में है तो म्यू आर 1 हो गया, और इंसिडेंट रे वाटर में है। फॉर्मूला लगाया अपन ने, डी डैश बाई डी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई। तो यहाँ से डी डैश कितना मिल गया 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो हाइट आया है वो कितना आया है 36 सेंटीमीटर। तो बर्ड से इस इमेज का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, बर्ड खुद 36 पे था, तो 36 प्लस 36 72। तो बर्ड विल सी द फिश एट 72 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो बोल रहा है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम वेयर विल द बर्ड अपियर टू द फिश। अब क्वेश्चन उल्टा हो गया है, अब ना फिश देखेगा बर्ड को। ठीक है, तो बर्ड को देखना है, फिश देखेगा, तो बर्ड से रेज निकलेगी। बर्ड ये आपका एक्चुअली में बर्ड यहाँ पर है 36 सेंटीमीटर, यहाँ से ऐसे रेज निकली और ये फिश के आइज़ में आना था। आने से पहले उसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वही कुछ यहाँ पे। तो यानी एक्चुअल में जो डी है वो कितना है 36 सेंटीमीटर था। अब देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे एयर में है तो म्यू आई क्या हो जाएगा 1, रिफ्रैक्टेड रे वाटर में है तो म्यू आर हो जाएगा 4/3। तो डी डैश बाई डी इज इक्वल टू 4/3, तो डी डैश कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिश ऑलरेडी 48 पे था और ये डिस्टेंस भी 48 आया है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक दो अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक अपने पास बकेट है जिसमें वाटर है ऐसे कंप्लीट। ठीक है, और बकेट का जो बेस है ना उसके में अपन ने कॉनकेव मिरर फिक्स कर दिया है और उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है और इस टोटल हाइट कितनी है 80 सेंटीमीटर, मतलब ये सरफेस है। ठीक है, अब वाटर है इसमें, इस बकेट में कम्प्लीटली अपन ने वाटर फिल कर रखा है, तो म्यू कितना है 4/3 और ऊपर एयर है तो इसका म्यू 1 है। अब इस क्वेश्चन में ऐसे पैरेलल लाइट आ रही है। ठीक है, पैरेलल लाइट ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट किया, तो अपन को फाइंड करना है फाइंड पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो देखिए इस सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है कब कब। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ऐसे लाइट आई है ना, तो सबसे पहले वो यहाँ पे वाटर में एंटर करेगा, तो पहला इवेंट यहीं पे हो रहा है। तो इवेंट नंबर 1 दैट इज़ रिफ्रैक्शन एट द प्लेन टॉप सरफेस, तो यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या ध्यान रखना है कि ये जो लाइट है ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो यहाँ पे I 0 हुआ तो R 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा और वो लाइट कहाँ सीधा नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट इवेंट है वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो लाइट कहाँ वाटर में एंटर कर गया। अब ये जैसे यहाँ पे एंटर करेगा तो उसके बाद ये किस पे इंसिडेंट होगा, मिरर पे। तो जो इवेंट नंबर 2 है वो उसमें वो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब मिरर अपना काम करेगा, तो देखिए मिरर के लिए U क्या हो गया, लाइट तो पैरेलल ही आ रही है, तो पैरेलल कहाँ से आती है इन्फिनिटी से, तो मिरर के लिए U हो गया आपका इन्फिनिटी। ठीक है, और मिरर का फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये V आ गया -10 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी पे लाइट है तो इमेज कहाँ बनेगा, इसके फोकस पे। वो कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे डायग्राम क्लियरली गिवन है। देखिए ये सबसे पहले लाइट ऐसे आया, यहाँ पर दोनों एंटर किया, ये मिरर पे इंसिडेंट किया, तो ये इसको फोकस पे कन्वर्ट कर देगी। ठीक है,
तो ये यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया, तो पहला इमेज यहाँ फॉर्म हुआ, ठीक है। अब ये लाइट ये आगे जाएगी, ये यहाँ, ठीक है, ये दोनों लाइट यहाँ पहुँचा। जैसे यहाँ पे पहुँचेगा तो देखिए यहाँ पे बाउंड्री पे पहुँच गया, तो इसका मीडियम चेंज होगा, इसका मतलब रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा तो ये लाइट कहाँ से जा रही है, ये जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में, ठीक है। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगा, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गया, ठीक है। तो बाहर जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि ये लाइट फाइनली यहाँ से आ रही है, तो इस इमेज का फर्दर यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म होगा। तो देखिए अब इवेंट नंबर 3 की बात करते हैं। लाइट जब कहाँ जाए, आफ्टर अगेन रिफ्रैक्शन एट द टॉप ऑफ द बाउंड्री, दैट इज़ फ्रॉम वाटर टू एयर, ठीक है। तो अब देखिए आप ध्यान से, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया और ये इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे एयर में है तो म्यू आर क्या लिख देंगे 1, इंसिडेंट रे वाटर के अंदर है तो म्यू आई 4/3। अब एक्चुअल जो डेप्थ है जिसको हम लोग डी लिखते हैं, है ना, तो वो क्या होता है फ्रॉम डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, है ना, फ्रॉम द बाउंड्री। तो टोटल जो है वो 80 सेंटीमीटर है। अब ये इमेज बन रहा था 10 सेंटीमीटर पे, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो डी आ गया आपका 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डी डैश बाई डी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई। तो यहाँ से डी डैश कितना आ जाएगा 210/4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो 210/4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन मैं लास्ट में पुट करूँगा, वो आप लोग खुद से सॉल्व करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करेंगे, सब कुछ सेटअप सेम ही है, बट अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ना रख के किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो ये अपने पास एक वही बकेट है, उसके बेस में कॉनकेव मिरर, ये फोकल लेंथ। अब जो वाटर का लेवल है वो कितना है 5/3 सेंटीमीटर, ठीक है। म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, बाहर एयर है। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के जगह पे कहाँ पर है, सरफेस से 10 सेंटीमीटर ऊपर पे। तो आप फाइनल लोकेशन बताना है किसका, फाइनल इमेज का। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, है ना, और मिरर पे इंसिडेंट होता है, बट मिरर पे इंसिडेंट होने से पहले उसका एक बार रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे फर्स्ट इवेंट जो यहाँ पर हो रहा है वो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, दैट इज़ फ्रॉम एयर टू वाटर, मतलब लाइट ऐसे आया, ठीक है। यहाँ पे पहली बार रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अब ये रेयरर से डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ से ऐसे लाइट निकली और ये ऐसे चला गया मिरर पे, ठीक है। तो मिरर को क्या लगेगा कि ये लाइट यहाँ से ना आके यहाँ से आ रही है I1 पे, ठीक है। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट O पे ना होके कहाँ पर है, I1 पे। तो I1 कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो चलिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो एक्चुअल हाइट कितना है ऑब्जेक्ट का, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो सरफेस से ही लेते हैं। अब इंसिडेंट रे आपको एयर में दिख रहा है तो म्यू आई 1 है, रिफ्रैक्टेड रे आपको वाटर में दिख रहा है तो म्यू आर 4/3। फॉर्मूला लगाएंगे डी डैश बाई डी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई। तो यहाँ से डी डैश आ गया 40/3 सेंटीमीटर, दैट इज़ फ्रॉम द सरफेस। तो ये आपको मिल गया कितना 40/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो दूसरा इवेंट हो रहा है वो, अब ये लाइट पहुँच गई है मिरर के पास, तो लाइट का काम है उसको क्या करना, रिफ्लेक्शन कराना, वो कन्वर्ज करेगी उसको। तो चलिए इसको रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर देख लेते हैं। तो अब मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, I1 पे। तो U जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40/3 प्लस ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका 5/3, तो U हो गया 40/3 प्लस 5/3, दैट इज़ -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ -10 गिवन है। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो रहा है, इसका इमेज बनाएगा -30 सेंटीमीटर पे। डैट मीन्स कि ये जो I1 है ऑब्जेक्ट मिरर के लिए, उसका इमेज फॉर्म होना है कहाँ पर 30 सेंटीमीटर। अब बट दिक्कत ये है ना कि 30 सेंटीमीटर पे लाइट जाने से पहले एक बार और वो सरफेस को क्रॉस करेगा। डैट मीन्स कि यहाँ पे एक बार और रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट डायग्राम में जो इवेंट नंबर 3 है उसको शो किया गया है। ये लाइट यहाँ पे पहुँची थी, अब ये इसको रिफ्लेक्ट कराया, ठीक है। ये लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट कराया। अब इसको एक्चुअली में कहाँ जाना था, यहाँ जाना था, ठीक है। कितने पर 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन वहाँ पे पहुँचने से पहले ही एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सो इवेंट नंबर 3 रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, दिस टाइम फ्रॉम वाटर टू एयर, ठीक है।
तो देखिए डेंसर से अब रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से अवे बेंड होगा, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा और फाइनल इमेज यहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए अब एक्चुअल जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ये पूरा 30 है। ठीक है, पूरा क्या है आपका 30, तो हम क्या लिख देंगे उसमें से ये वाटर का हाइट हम माइनस कर देंगे तो फ्रॉम द सरफेस उसका हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल हाइट हो जाएगा सरफेस से वो 30 माइनस 5/3, तो ये हो गया d इक्वल टू 85/3। ठीक है, अब म्यू आई क्या है 4/3, क्योंकि वाटर टू एयर जा रहे हैं तो म्यू आर है 1, तो d'/d इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 85/4 सेंटीमीटर। तो फाइनल ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल इमेज विल फॉर्म एट 85/4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस। सो इट्स टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कब क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 एग्ज़ाम्पल है, ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हालांकि सॉल्यूशन भी गिवन है बट ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने के लिए, हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।